अरे ओ मेरे बच्चों, आपका एग्जामिनेशन आने वाला है बायोलॉजी का, भूल गए क्या? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का माइंड मैप करने वाले हैं बहुत ही कम समय पर। ध्यान से सुनते जाना। इसका वन शॉट जो है वो विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पे काफी डिटेल से मैंने बना रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज मैं आपको ना माइंड मैप बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपका पहला पेज है एनसीईआरटी का, वो ये कहता है कि अगर आपके शरीर में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, इन फ्लूइड्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये फ्लूइड्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपको बीमारियां होंगी। ऐसे ही कहा जाता है कि एक ब्लैक बाइल टाइप का फ्लूइड है, जिनके में ब्लैक बाइल पाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी जो होती है, या उनकी पर्सनालिटी हम ये कहते हैं कि तुम्हें फीवर ज़्यादा आता है, या आपकी पर्सनालिटी जो है वो हॉट है। हॉट किसी कुछ और मतलब में मत निकलना। तो जिनकी भी पर्सनालिटी हॉट है, बहुत बीमार होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक बाइल है आपका। पर ये टोटली जो है बकवास है, क्योंकि जैसे ही डबल सर्कुलेशन इन्वेंट हुआ, ये माना गया कि आपकी बॉडी में एक ही प्रकार का फ्लूइड है जो कि है ब्लड, और उसका बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या होती है, ठीक है? तो हेल्थ मतलब आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए, ठीक है? आप फिजिकली, मेंटली और सामाजिक तौर से भी हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं जा रहे हैं और जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं है, ठीक है? डन है इतनी बात? तो ये कहलाती है एक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिजीज। समझ में आ गई बात? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्कंफर्ट फील हो रहा है तो इसे हम कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपका डिजीज। अब डिजीज दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है एक्वायर्ड डिजीज, एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीजेस होती हैं बेटा जो कि आपके जन्म के बाद होती है, और कॉन्जेनाइटल आपको जन्म से होती हैं। और एक्वायर्ड जो डिजीजेस होती हैं ये फैल सकती हैं, पर कॉन्जेनाइटल डिजीज आपको जन्म से मिलेगी, ठीक है? अब डिजीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कॉन्जेनाइटल हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है? लाइफस्टाइल का मतलब आपको बीपी, शुगर, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है ना? और आपका क्या कारण हो सकता है? कॉन्जेनाइटल हो सकता है ना? माँ के पेट से ही आपको मिल गया, ठीक? अब आ जाओ फिर हम, अच्छा, एक डिजीज होती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो होती है वो फैल जाती है, जैसे कि फ्लू हो गया, फैल जाता है। एचआईवी भी कम्युनिकेबल में आती है। नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी डिजीज आती है बेटा? डायबिटीज आती है, दूसरा कैंसर आती है। तो ये बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल में आती है, ठीक है? अब आ जाओ भाई, और डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल वाले में भी आती है, ठीक है? अब आ जाओ भाई, अपन बात करते हैं किसमें, फिर अपन बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप की कैटेगरी ऑफ डिजीजेस है, जिसमें पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी टाइफॉइड। अब टाइफॉइड जो होती है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपके शरीर में आ जाती है। पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? अब इसका सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके जो सिम्टम है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आती है। जब आपको कोई बीमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है तो इसको अपन कहते हैं फीको ओरल रूट, ठीक है? जब भी कोई बीमारी आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है, इसे आप कहते हैं फीको ओरल रूट। बेटा इसका नोट्स जो है ये व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगी, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों चैनल, दोनों की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगी है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है? इसमें क्या क्या होता है बेटा, आपको पहले इसका कैरियर कौन था? मैरी मेलन, ये केक्स वगैरह बनाती थी, और इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि बहुत गंदी थी, पॉटी करके हाथ नहीं धोती थी, तो इसके टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया थे वो इसके आंखों नाखूनों में थे, फिर वो केक्स में आ जाते थे, फिर लोग उसे खा लेते तो उन्हें भी फैल जाता था, ठीक? इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। इसका एक बहुत ही वो होता है कि इसमें कंसिस्टेंट फीवर चढ़ा रहता है, ठीक है? इसका जो फीवर होता है ना बेटा, वो कंसिस्टेंट फीवर होता है, ठीक है? चढ़ा रहता है कंसिस्टेंट फीवर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बहुत एडवांस कंडीशन हो गई तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन मतलब छेद भी हो सकता है। नेक्स्ट जो बीमारी है बेटा, बैक्टीरियल बीमारी विब्रियो कॉलेरा, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। इसमें लूज मोशन, डायरिया होता है, जिसकी वजह से पानी में, भाई अगर आपके शरीर से राइस वाटर स्टूल, पानी जैसे चावल का पानी जैसे पॉटी निकलेगी तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया दो तरीके के ऑर्गेनिज्म से हो सकती है बेटा, पहली है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इन्फ्लुएंजा नहीं है ये, इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है, ठीक है? ये क्या होता है बेटा, निमोनिया आपको एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर मान लो सामने वाले को निमोनिया और अगर आपके मुंह पे वो छींक देगा तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगा और आपको भी हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एल्विलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से एल्विलाई ब्लॉक हो जाती है और आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। वही एल्विलाई से ही ऑक्सीजन ब्लड में जाना है। अब एल्विलाई में ब्लॉक रहेगी, उसमें पानी भर जाएगा तो कैसे जाएगा, जिसकी वजह से आपका जहाँ पर हाई ऑक्सीजन डिमांड है, जैसे नोज टिप, उंगलियां, नाखून, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपकी जो उंगलियां हैं और लिप्स जो होते हैं वो नीले पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्ले की,
ठीक है, डन, समझ में आ गई भाई, ब्लूइश होने लग जाता है। ठीक, प्लेग की बात करते हैं, येरसीनिया पेस्टिस से होती है। प्लेग की बीमारी का बहुत डिटेल्स आप लोगों को नहीं दिया गया। इसे क्या कहते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। येरसीनिया पेस्टिस जो है ये एक फ्लिया से फैलती है, जिसे आप कहते हैं जिनोप्सिला। ठीक है, क्या कहते हैं इस फ्लिया को, जिनोप्सिला कहते हैं, जो कि रैट फ्लिया कहलाती है। ये रैट के ऊपर इस बैक्टीरिया को लेकर बैठी होती है। जब तक रैट जिंदा है तब तक तो ठीक है, पर जब रैट मर जाता है तो ये बैक्टीरिया सब जगह फैल जाता है। इसमें ब्लैक कलर के लंप हो जाते हैं और इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेप्रोसी को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है ये होता है मैकोबैक्टीरियम लिप्रे। ठीक है, और इसमें क्या होती है, जो स्किन का कलर पिगमेंट होता है ये हट जाता है। ठीक है, और उस जगह पर सेंसेशंस नहीं होते जहां पर ये पिगमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हटा देते हैं, खराब कर देते हैं। नेक्स्ट होती है डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई। यहाँ पर क्या होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, गलघोटू कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, थ्रोट के ऊपर यहाँ पे ना एक ग्रेश कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सफोकेशन सा फील होता है। ठीक है, फीवर होता है, ग्रेश मेम्ब्रेन ऑन थ्रोट, और बच्चों को सफोकेशन फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई से होती है बेटा। ये जो बीमारी होती है, ये जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में होता है, तो जब आप गिरते हो, जब आपको कट लगता है तो ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब होता ये है कि इसके लिए ट्रीटमेंट है, इसके लिए हम कहते हैं एटीएस इंजेक्शन। अब एटीएस इंजेक्शन क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एटीएस इंजेक्शन? एटीएस इंजेक्शन इज द एंटी टिटेनस सीरम। ये क्या है बेटा, ये है आपका एंटी टिटेनस सीरम। अब एंटी टिटेनस सीरम जो है ये क्या है, ये है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। ये क्या है बेटा, ये है आपकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी पेशेंट को पिला दी जाती है ताकि बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, ये हो गया आपका वो। अब आ जाओ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जो है वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा। वायरल डिजीज में पहली जो वायरल डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड, जो कि राइनोवायरस से होती है। आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है ये। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ब्लॉक्ड है ना, आपकी नाक बहेगी, सोर थ्रोट हो जाएगा, गले में दर्द होगा, हॉर्सनेस, अजीब सी आवाज लगेगी, क्योंकि सर्दी खांसी बुखार हर रेस्पिरेटरी डिजीज का वो है, पर 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लास्ट हो जाता है, 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी वायरल डिजीज जो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी गई है, दैट इज चिकनगुनिया, डेंगू, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, मम्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी, पर इनका डिटेल नहीं दिया गया है। डेंगू एंड चिकनगुनिया जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस से फैलती हैं। इनका जो वेक्टर है बेटा वो होता है आपका एडिस एजिप्टाई मच्छरनी। ठीक है, एडिस एजिप्टाई मच्छरनी से आपका डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो बीमारी है बेटा वो है आपकी हेलमिंथ डिजीज। ठीक है, आपको मैं नीचे लेके आती हूँ, आई होप दिस रहा है। नेक्स्ट जो बीमारी है बेटा वो है आपकी हेलमिंथ डिजीज। अब हेलमिंथ डिजीज में जो पहली डिजीज है देखो वो होती है आपकी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से एस्कैरियासिस। ठीक है, अब ये क्या करती है, ध्यान से सुनिए, ये आपके कंटामिनेटेड फूड से आपके अंदर आ जाती है। अब जो एस्कैरिस होते हैं बेटा ये एक प्रकार के राउंड वर्म होते हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ ये आपके बॉडी टिश्यूज में भी फैल जाते हैं, साथ ही साथ ये आपके ब्लड सेल्स को भी खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी क्योंकि इरोड करते रहते हैं। साथ ही साथ इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, डन। इसमें पेन, क्रैम्प, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट होता है फाइलेरियासिस। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से फैलने वाला स्पीशीज वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है ये क्या करती है बेटा कि आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स के साथ आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाकर सेटल होता जाता है और आपकी लिम्फेटिक वेसल को फुला देता है। अब होता है फुला ये नहीं देता, एक्चुअली ये पूरा ब्लॉक करता जाता है। तो लिम्फ जिसको पैर से ऊपर हार्ट की हो जाना चाहिए वो जाता नहीं है। अब लिम्फ कहीं भरता जाएगा तो लिम्फेटिक वेसल मोटी हो जाएंगे, तो आपका पैर सूज जाता है, जिसे आप कहते हैं हाथी पाँव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साथ ही साथ ये इतना भयंकर होता है कि आपके जेनाइटल्स को डैमेज कर देगा और आपको स्टेरिलिटी आ जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स एंड द लोअर लिम्ब, इन्फ्लामेशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन एंड द लोअर लिम्ब्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। ठीक है, इन्फ्लामेशन कर देता है, इसे कहते हैं एलिफेंटियासिस इस बीमारी को। ओके, नेक्स्ट होती है प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज में एक होती है अमीबियासिस। अमीबियासिस भी आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। अमीबा के सिस्ट आपके पॉटी में पड़े होते हैं, जाके मक्खी उस पर बैठ जाती है, अपने पैर पर चिपका लेती है और फिर वो सिस्ट जो है वो आपके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। आपके इंटेस्टाइन में आकर वो फटते हैं और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये जो इनके सिस्ट होते हैं, मतलब ये अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ठीक है, किससे होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये आपके इंटेस्टाइन की वॉल को खाता रहेगा। तो उसकी जो ब्लड है, म्यूकस ऑफ ब्लड जो है वो पॉटी से पास होते हैं। समझ में आई बात? तो पॉटी में ब्लीड आने लगता है इसमें। ठीक है, डायरिया में क्या होता है, पानी जैसा लिक्विड जाएगा,
पॉटी से, इसमें ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। इसका कैरियर है हाउस फ्लाई, मक्खी बताया मैंने आपको। इन्फेक्ट करता है कोलन, कोलन क्या है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। कोलन किसका पार्ट है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा फंगल डिजीज। फंगल को फैलाने वाले 3 है बेटा, दैट इज द MET, मेट से याद रखती हूँ मैं, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, ठीक है। जनरली जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर ये लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। जैसे आर्म पेट, ग्रोइन वाला एरिया, जांघों के बीच का, उंगलियों के बीच में, यहाँ ये फैलाते हैं, ठीक है। ये तीनों फंगस से होते हैं, ठीक है। ड्राई स्केली लीजन्स इसमें बन जाते हैं। अगर आपके फंगस है और अगर कोई पर्सन आपसे चिपक जाएगा तो उसको भी हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट से फैल जाते हैं। अगर कंघी करोगे, कंघी डैंड्रफ इज अ फंगस, दूसरे को दे दोगे तो उसे भी हो जाएगा, ठीक है। स्किन, हेयर, नेल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोन बीमारियां। प्रोटोजोन बीमारियों में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला जो बीमारी है बेटा, अमीबियासिस पहली थी, जो कि मैंने बीच में फंगल की घुसेड़ दी। पहली अमीबियासिस थी, दूसरी थी आपकी मलेरिया, ठीक है, और फंगल की थी। अब फंगल की तो बीच में घुसेड़ दी, पर अमीबिया पहली प्रोटोजोन डिजीज है अमीबियासिस, और दूसरी है आपकी दैट इज मलेरिया। अब मलेरिया की कहानी सुनो, क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जब मच्छर आपको काटता है तो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो है ह्यूमन के लिए, वो स्पोरोजोइट है, आपके अंदर वो आ जाती है, ठीक है। अब मच्छर कौन सी है, फीमेल एनाफिलीज मच्छरनी है। मच्छरनी ही क्यों काटती है, क्योंकि अंडों के डेवलपमेंट के लिए फीमेल का ही हमको क्या चाहिए है, एनवायरनमेंट चाहिए। एक्चुअली फीमेल अपने अंडे डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है, आयरन और कैल्शियम, जो ह्यूमन बर्ड्स से उनको मिलता है, ठीक है। अब स्पोरोजोइट आपके अंदर पहुंचा, छुपते छुपाते वो लीवर सेल में पहुंचेगा, लीवर सेल में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर लीवर सेल में लोड बढ़ेगा, लीवर सेल फट जाएंगी। इनफेक्ट अब आपका जो इन्फेक्शन रहेगा वो ब्लड में आएगा, फिर ब्लड सेल में इन्फेक्ट करेगा, ब्लड सेल्स में लोड बढ़ेगा और ब्लड सेल्स भी फट जाएंगे। ब्लड सेल जब फटती हैं, ठीक है, तो उससे एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन क्या करता है बेटा, ध्यान से सुनना। इस हीमोजोइन की वजह से आपको बुखार आता है, तो जब बुखार आ रहा है मतलब आपकी आरबीसी फटकर हीमोजोइन नाम का केमिकल निकाल रही है, जिससे आपको फीवर हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये फीवर आपको बता रहा है कि भाई आपका आरबीसी फट रही है। जब आरबीसी फटती है, इसीलिए मलेरिया में एनीमिया भी हो जाता है। कुछ आरबीसी में जो आपका इन्फेक्शन है वो 2 रूप ले लेता है, एक माइक्रोगेमेटोसाइट, गेमिटोसाइट बोल रही हूँ, गैमिट नहीं बोल रही हूँ, माइक्रोगेमेटोसाइट बेटा, और मेगागेमेटोसाइट। अब ये माइक्रोगेमेटोसाइट और मेगागेमेटोसाइट जो है, ये देखो माइक्रोगेमेटोसाइट और मेगागेमेटोसाइट जो है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये माइक्रोगेमेटोसाइट और मेगागेमेटोसाइट को मच्छर चूसता है, ठीक है, और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है डेवलप होकर फिर से स्पोरोजोइट बनाते हैं। स्पोरोजोइट पूरी गट से लेकर सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और वापस से जो मच्छर है वो आपको काट देगा, तो लिवर में आएगा, फिर आरबीसी में आएगा, फिर गेमिटोसाइट बनेंगे, आपके अंदर जाएगा, गेमिटोसाइट गैमीट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से स्पोरोजोइट बनेंगे और वापस से मच्छर आपको काट देगा। प्लाज्मोडियम को फैलाने के लिए 4 स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है, ओवेल, मलेरिया, वाइवेक्स और फल्सीफेरम। फल्सीफेरम को सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं क्योंकि ये दिमाग पे बुखार चढ़ा देती है। सबसे कॉमन वाइवेक्स होती है। 2 होस्ट है इसके, प्राइमरी होस्ट है मॉस्किटो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। डन। अब आते हैं भाई इम्यूनिटी के बारे में। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब शरीर के लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट, दूसरी होती है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिली होती है, इसके अंदर बैरियर्स आते हैं, चाहे आपकी बाय बर्थ आपको स्किन मिली है, ये भी एक इम्यूनिटी का बैरियर है क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन को अंदर नहीं आने देता, जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आते हैं, सिक्रीशंस, जैसे HCl, सलाइवा, टीयर्स, इन सब के अंदर लाइसोजाइम और एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रखते हैं। नेक्स्ट होता है सेलुलर बैरियर, इसके अंदर आते हैं WBCs। कौन सी WBC याद रखना है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स, ये इन्फेक्शन को खा जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं साइटोकाइन बैरियर, इसके अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर आते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वायरस की इन्फेक्टेड सेल्स निकालती हैं, ये इसलिए निकालती ताकि नॉर्मल सेल इनके पास ना आए और इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इंटरफेरॉन्स जो है, जब किसी की इम्यूनिटी डाउन होती है, उसे कैंसर होता है, तो उसे इंजेक्शन भी लगा के दिया जाता है कि भाई तुम्हारे ये इम्यून मॉडिफायर्स है, बेसिकली नॉर्मल सेल को अपने पास नहीं आने देते ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना आ जाए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो आपके जन्म के बाद होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मतलब जो, ध्यान से सुनो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पैथोजन स्पेसिफिक है, जो इन्फेक्शन होता है उसी के लिए ये बनती है। अब इसमें क्या होता है कि जब पहली बार आपको इन्फेक्शन घुसेगा तो रिस्पॉन्स इतना तेज नहीं होता, पहचानेंगे, फिर एंटीबॉडीज बनाएंगे, फिर न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। पर जब दूसरी बार वही इन्फेक्शन घुसता है तो इनका रिस्पॉन्स और तेज हो जाता है क्योंकि ये मेमोरी सेल्स बना के रख लेती है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके मेमोरी बेस्ड, क्या कह सकते हैं, मेमोरी बेस्ड एक्शन इनका होता है, ठीक है। डन है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन आता है, ध्यान से सुनिए।
है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन आता है, ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आई होप कि यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, है ना, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इधर देखो। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, इधर सुन लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेटा जी दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। डन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जब हम इन्फेक्शन की किलिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम सेल्स, ठीक है, जब इन्फेक्शन किल्ड बाय सम सेल्स, ठीक है, जब डायरेक्टली इन्फेक्शन को या इन्फेक्शियस सेल को, मान लो किसी सेल के अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है तो हम उस सेल को ही मार देते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है, तो इन्फेक्शन किल्ड बाय सम सेल्स, ठीक है। अब कौन सी सेल्स होती है बेटा, टी नेचुरल किलर सेल्स, एक होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, इन दोनों सेल से हम डायरेक्टली मार देते हैं, पर इन सेल को बनाता कौन है बेटा, टी हेल्पर सेल बनाने में मदद करता है, एक होता है टी सप्रेसर सेल जो इन सारी एक्टिविटी को स्लो करता है। अब ये जो सारी टी सेल्स हैं ये कहाँ फॉर्म होती है बेटा, बोन मैरो में, कहाँ फॉर्म होती है बेटा, बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, और मैच्योर कहाँ होती हैं बेटा, और मैच्योर होती हैं थाइमस में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन बनाता है बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाता है एंटीबॉडी, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। ये होते हैं एंटीबॉडी, वे नीट के लिए भी, ठीक है। अब इसमें दो लाइट और दो हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये होता है, ये पूरा जो है ना ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना। दो लाइट और दो हैवी चेन होते हैं, जैसे ये मान लो बेटा लाइट चेन है और ये पूरी जो है ये है हैवी चेन, तो दो लाइट दो हैवी चेन होते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये जो मैंने बताया ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर आके एंटीजन बाइंड करता है। ह्यूमरल जो है ये है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन को हम एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी एंटीबॉडी, 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, इसको मैं से याद रखती हूँ गेम्ड से, ठीक है, गेम्ड से मैं इसको याद रखती हूँ, ठीक है। गेम्ड से याद रखिएगा। सबसे जो ये है आपकी आईजीजी, ये प्लेसेंटा से पास कर जाती है बेटा, ये होती है IgA जो कि माँ के फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम में निकलती है, ये होती है IgM बेटा जो कि सबसे बड़ी है, ये होती है IgE जो एलर्जी में निकलती है, और D आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। चलिए डन 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 डन। अब आइए एक और इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये एक्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। जब इन्फेक्शन आपको घुसता है और आप एंटीबॉडी बना रहे हो या टी सेल्स बना रहे हो, ये होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हम जब वैक्सीन देते हैं, ठीक है, हम क्या देते हैं बेटा, वैक्सीनेशन इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या करते हैं हमने क्या दे दिया बेटा, पैथोजन दे दिया आपको इनएक्टिव फॉर्म में, फिर बॉडी ने उसको समझा, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसको अपने डीएक्टिवेट कर दिया है, पर है तो फॉरेन, तो बॉडी उसको क्या समझेगी, फॉरेन समझेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल है जो इन्फेक्शन होता है। अब पैसिव के भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव मतलब जो आपको रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाए, माँ के प्लेसेंटा से क्या पास होती है IgG, माँ के कोलेस्ट्रम से आपको क्या मिलता है IgA, ये सब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, माँ ने आपको पिला दी है डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के अंदर कौन आता है, आपको एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाए, जैसे ATS, ठीक है, ATS डन। ATS जो है एंटी टिटेनस सीरम, ये है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल नेचुरल इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल वैक्सीनेशन, फिर पैसिव नेचुरल का एग्जांपल कोलेस्ट्रम और प्लेसेंटा, पैसिव आर्टिफिशियल का एग्जांपल एंटी टिटेनस सीरम। डन। अब आ जाओ, कभी कभी बॉडी जो होती है वो अपनी ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लग जाती है, ठीक है, नहीं पता क्यों, बस करने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यूनिटी। एग्जांपल क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर आपके जॉइंट्स के जो साइनोवियल फ्लूइड है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, सोरियासिस, विटिलिगो, स्किन डिजीज होती है, ग्रेव्स डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस, थायराइड ग्लैंड के खिलाफ बन जाए, ग्रेव्स डिजीज, अगर आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि न्यूरॉन्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं जिससे आपकी बॉडी में सेंसेशन ये जनरेट होता है, अगर उनके खिलाफ बन जाए, माइस्थीनिया ग्रेविस। डन। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये हमारी लड़की अलग से क्यों लिखी है, तो लिम्फोसाइट जो है मैंने बताया, लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे सुनो, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए बेटा, इधर आओ, कहाँ गया मेरा ये, है ना, कहाँ गया,
मैंने आपको बताया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम डायरेक्टली उस सेल को किल कर देते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा है। मान लो इस सेल के अंदर इन्फेक्शन घुसा है तो हम इस सेल को ही मार डालेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हेल्प करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ठीक है। मान लो कि तुमने किसी का ऑर्गन लिया और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बॉडी उसको उसके ऑर्गन की सेल को मार डालेगी। कैसे मार डालेगी? जैसे ही वो आपकी बॉडी में लगाया जाएगा, ये जो टी सेल्स है ना, ये सोचेंगे अरे ये तो मेरा नहीं है, दर 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 इनका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर बढ़ता है बेटा, ये इस ग्राफ्ट को खत्म कर देता है। इसलिए जब भी हम ग्राफ्ट करते हैं तो इनका नंबर हमें इम्यून सप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं कि इनका नंबर कम रखो, ठीक है। इसमें टी हेल्पर सेल है, बड़ी काम की सेल है। टी हेल्पर सेल सिर्फ टी सेल नहीं बनवाती, इवन बी सेल बनवाने में भी, आपका एंटीबॉडी बनवाने में भी टी हेल्पर सेल का बहुत काम है। एचआईवी इन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। डन 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 डन। अब अगला क्या है बेटा? हाँ, अब आते हैं आपकी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आपकी बॉडी में बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में फैले होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या है? जहां पर लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, लिम्फ में WBCs होते हैं जो इन्फेक्शन को किल करते हैं। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो और थाइमस। थाइमस में मैंने क्या बताया, टी सेल मैच्योर होती है, समय के साथ थाइमस का साइज छोटा होता है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है। बोन मैरो में बी और टी सेल दोनों बनती है। एक टी हेल्पर सेल है जो बी सेल मतलब व्हाट? बी सेल से ही हम क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो में बी और टी सेल दोनों बनती हैं। टी सेल मैच्योर होती हैं थाइमस में और बी सेल मैच्योर होती है एंटीबॉडी में बोन मैरो में, ठीक है। फिर ये सारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो है, ये सारे जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन, लिम्फोसाइट, टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस, इंटेस्टाइन में होता है, अपेंडिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हम देखो, यहाँ पर हम बनाते हैं, उन्हें मैच्योर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं, पर इंटरेक्शन के लिए हम उन्हें कहाँ भेजते हैं? लड़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में भेजते हैं, जो पूरे बॉडी में फैले होते हैं। टॉन्सिल्स भी आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। एक लिम्फॉइड ऑर्गन है दैट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आपकी बॉडी का 50% लिम्फॉइड टिश्यू यही है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। जो आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ह्यूमर मतलब ब्लड में एंटीबॉडीज बह रहे होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं, बता दिया मैंने। अब आ जाओ, एक वायरल डिजीज है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे होता है बेटा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। इसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपका डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है बेटू जी? प्रोटीन। डन है ना, प्रोटीन बनता है। पर कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इनके पास होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले रेट्रोवायरस, सबसे पहले सुनो कि ये किन सेल्स को अटैक करता है। ये अटैक करता है दो सेल्स को, पहला है मैक्रोफेजेस, दूसरे टी हेल्पर सेल। मैक्रोफेजेस के अंदर ये अपना नंबर बढ़ाता जाता है और एक समय के बाद मैक्रोफेज फट जाती है। और दूसरा ये जिस सेल को अटैक कर रहा है बेटा, वो है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल देखो दोनों इम्यूनिटी में काम कर रही है, टी सेल भी बनवा रही है, बी सेल भी बनवा रही है। तो अगर उनका नंबर कम हुआ तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो आप एचआईवी से नहीं मरते, दूसरी बीमारियों से मर जाते हो, ठीक है। चलो, अब आपका इन्फेक्शन आया, यहाँ पर आपका देखो कोड बाहर हो गया, सिर्फ वायरल आरएनए अंदर आया, फिर किसमें? वायरल आरएनए अंदर आया, ठीक है। फिर आरएनए से हमने क्या बना दिया बेटा? डीएनए। डीएनए तुम्हारे डीएनए के अंदर घुस गया, अब तुम्हारा डीएनए डिवाइड होगा, इनका भी डिवाइड होगा। फिर ये निकाल लिए, डीएनए से आरएनए बना लिए। अब कुछ आरएनए जो है वो क्या बना लेगा? अंदर रख लेगा, कुछ आरएनए अपने चारों तरफ प्रोटीन कोड बना लेगा, नया वायरस बना और सेल फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। ये जो सेल के अंदर ये कहानी चल रही है बेटा, इसको अपन कहते हैं मैक्रोफेज। दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये कैप्सिड वायरस है, इसके अंदर होता है देखो इस तरीके का, इसके अंदर 2 आरएनए जीनोम होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है बेटा, पर सिंगल स्टैंड के 2 स्टैंड होते हैं, सिंगल, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा वायरस है ये। एड्स को हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है बेटा, वो एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, पर ये कन्फर्मेटरी नहीं, कन्फर्मेटरी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। मैं फिर बता दे रही हूँ कि एचआईवी से एड्स होने के बीच में 10 साल लग जाता है, ठीक है। एचआईवी आपको सिम्टम दे रहा है, मतलब अब खतरनाक चीज़ है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसमें होते हैं। आदमी एड्स से नहीं मरता, आदमी जो है सिम्टम से मर जाता है। अब देखो एंटीबॉडी का डायग्राम मैंने आपको बताया ना बेटा, ये याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देखो ये पूरी हैवी चेन है, लाइट चेन है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और हर चेन जो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जो है बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगे, हर एक सेल जो होती है
ये देखो यहाँ से सेल डिवाइड होते हुए आ रही है, यहाँ से सेल डिवाइड होने वाली है, जब कांटेक्ट पे आती है तो यहाँ सेल डिवीजन रुक जाता है। पर कभी कभी सेल कांटेक्ट में होने के बावजूद यहाँ पर बहुत भयंकर ट्यूमर बना लेती है, इस ट्यूमर को हम कहते हैं कैंसर। अब ट्यूमर जो है बेटा वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ट्यूमर एक ही जगह पे है, दिस इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर। अगर इधर उधर घूम रहा है, मतलब बेसिकली इसकी सेल्स निकल कर ब्लड वेसल में आ जाएं और ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में जाने लगे, दिस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दिस इज द मोस्ट फियर्ड स्टेज ऑफ द कैंसर, मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ द कैंसर, जब आपकी सेल ट्यूमर से निकलकर ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाए। ठीक है, कैंसर सेल्स के पास जो होती है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। ठीक है, इसमें इंक्रीज टीलोमेरेज एक्टिविटी। टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है, सेल डिवीजन के बाद आपके क्रोमोसोम का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, पर अगर आपके में तो टीलोमेरेज एक्टिविटी स्लो होती जाती है, इनके में बढ़ जाती है। टीलोमेरेज एक्टिविटी से आपका क्रोमोसोम छोटा नहीं होता, जिसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज, अब कैंसर को कॉज करने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि फिजिकल रेडिएशंस हो सकती हैं, एक्सरेज, वाई रेज, गामा रेज। केमिकल हो सकता है, टोबैको, कलर, डाई, कुछ भी। बायोलॉजिकल, आपके ऑन्कोजेनिक वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ ट्यूमर हुआ है काट कर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, दिस इज कॉल्ड एज बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी कर लीजिए। एक्चुअली डिटेक्शन टेक्निक पहले हम बात करते हैं, किस किस से होता है। पहले डिटेक्शन बायोप्सी से टिश्यू देख लो, रेडियोग्राफी कर लो, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी ले लो, सीटी स्कैन कर लो, कंप्यूटर टोमोग्राफी। मोस्ट सेफेस्ट क्या होती है बेटा, एमआरआई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन। इसमें हम 3D इमेज लेते हैं बॉडी की, इंटरनल ऑर्गन्स भी इसमें आसानी से दिख जाते हैं। सर्जरी करा लो, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। एक इम्यून मॉडिफायर है जो हम देते हैं। अब इम्यून मॉडिफायर जब हम देते हैं बेटा, तो आपकी इम्यूनिटी मॉडिफाई हो जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा जी, मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फा इंटरफेरॉन। अब बेटू जी ये अल्फा इंटरफेरॉन ना बड़ी काम की चीज़ है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, मैंने क्या बताया था, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स निकालती हैं। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स को अपने पास आने नहीं देती, तो आप दे दो ना, पेशेंट को बाहर से दे दो ताकि नॉर्मल सेल्स बची रहें एटलीस्ट। और ये इम्यून मॉडिफायर है, मतलब इससे फायदा होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बेटा टोबैको। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐड हुआ है, ये ध्यान से देखो। टोबैको अगर आप खाते हो तो आपको क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान देखो, इस पर आता है। ठीक है, टोबैको जो है ये आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है, आपको सफोकेशन होने लगता है। ठीक है, टोबैको जो है एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जो कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और बीपी होने का डर होता है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो आपको इम्फाइसीमा, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सफोकेशन होगा। नेक्स्ट होता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है बेटा, एल्विलाई की वॉल्स जो होती है वो हार्ड होने लग जाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होता। हार्ड का मतलब ये है कि एल्विलाई जो है ना, इनकी दीवार जो है ये टूट जाती है, मतलब बेसिकली सेप्टा, मतलब एल्विलाई कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसमें थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, टोबैको वाली बात डन हो गई। अब आ जाओ देखो ड्रग्स में पहली कैटेगरी है ओपियोइड। ओपियम किससे निकाला जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम से। क्या है बेटा, इसका लेटेक्स निकालते हैं हम लोग। सबसे क्रूड है मॉर्फिन, विच इज कॉल्ड एज मॉर्फिन, ओपियम। ठीक है, मॉर्फिन नहीं, एक्चुअली ओपीएम का जो लेटेक्स होता है वो क्या होता है बेटा, सबसे क्रूड होता है। ओपीएम से बनाते हैं मॉर्फिन प्यूरिफाई करके, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करके बनाते हैं हीरोइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ओपियोइड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ओपीएम। ओपीएम को प्यूरिफाई करते हैं तो क्या बनता है बेटा, मॉर्फिन। मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, डाइएसिटाइलेशन कर देते हैं तो बन जाता है हीरोइन। मैं हीरोइन हूँ। हीरोइन जो होता है बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि स्नॉट करके लिया जाता है, कोई इसकी सुगंध दुर्गंध नहीं होती है। ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतना ज़्यादा ड्रग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कम रिसेप्टर होते तो असर जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफेक्ट्स। क्या होता है, ये स्लो डाउन करता है आपकी बॉडी को। ठीक है, डिप्रेसेंट है ये। अगर आप इसको कैसे लिया जाता है, हीरोइन को हम स्मैक भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्नॉट करके इंजेक्शन से ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है भांग। कैनाबिस सटाइवा से निकाला जाता है। इसका फ्लावर, टॉप, इन्फ्लोरेसेंस, पत्ता सब कुछ है, सब लिया जाता है। इसका रेजिन्स है ना, जैसे चरस, गांजा, मैरुआना, ये सब इसी के वो हैं। ठीक है ना इसका जो रिसेप्टर होता है बेटा, ये कहाँ होता है,
ये आपकी बॉडी में इस हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन का मतलब है साउंड देख सकते हो और कलर सुन सकते हो, ये वाली कहानी इसमें हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, किसको इफेक्ट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। marijuana, गांजा, चरस, इनहेलेशन खा सकते हैं, भांग के पकौड़े, होली आ रही है खा लेना, ठीक है। कोका एल्कोलॉइड, इरेथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है, ठीक है। इसकी लीव्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये आपकी बॉडी में डोपामिन रिसेप्टर को इंटरफेयर करता है। बेसिकली मान लो कि आपकी कोई तारीफ करता है तो आपके न्यूरॉन डोपामिन निकालते हैं, फिर कुछ समय के बाद खुशी दे देते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। पर ये जो महान छाप है, ये कोका एल्कोलॉइड, ये डोपामिन को पकड़े रहते हैं, नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से डोपामिन वापस नहीं जा पाता और आपको खुशी का एहसास होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके जो रिसेप्टर है सीएनएस में है, ये आपकी टेम्परेरी हैप्पीनेस मतलब यूफोरिया को बढ़ाता है और आपकी बॉडी में एनर्जी करता है। इसको लेते कैसे? स्नॉट करके ले जाते हैं, पर अगर ज़्यादा लोगे बेटा तो आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंस, अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हैं और उसको छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट, ठीक है। अगर उसको आप अब्रप्टली डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, ये डिप्रेशन है और इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। इंसोमेनिया को ट्रीट करने के, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया को ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। इनसे होता नहीं है बेटा, ये बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, पर हम इनको अब्यूज़ करने लगते हैं। एल्कोहल अब्यूज से क्या होता है? लीवर सिरोसिस होता है। एक होती है एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है। एट्रोपा बेलेडोना धतूरा, इस ये भी हेलुसिनेजिंग एजेंट है। तो एट्रोपा बेलेडोना एंड एट्रोपा बेलेडोना इज धतूरा, पहले तो ये बताओ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये हेलुसिनेजिंग एजेंट है, ठीक है। इनसे भी हेलुसिनेशंस हो सकता है, ठीक है। हो गया बेटा। अब लास्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं तो आपको पेरेंट्स की हेल्प, मेडिकल हेल्प, टीचर्स की हेल्प, दोस्तों की हेल्प। अगर आपको डेंजर साइन दिखे तो आपको अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को या दोस्तों को या किसी को बता देना चाहिए ताकि वो ना हो। दूसरी बात ये कि आप ये लेना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि आप क्यूरियोसिटी है, आपको वर्क प्रेशर हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी खराब हो सकती है, पीयर प्रेशर है आपको, या पैसे है कम मिल रहे हैं, या आपने एकेडमिक अच्छा नहीं किया, फेल होते जा रहे हैं। इस सब चीज़ों से समाज में गंदगी भी फैलती है, चोरी चकारी डकैती सब इन्हीं की वजह से फैलती है। ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। सो प्यारे बच्चों, ये था माइंड मैप। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए बेटा तो ये नोट्स बड़े शॉर्ट एंड स्वीट बने हुए हैं, बड़े शॉर्ट एंड स्वीट बने हुए हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं भर दिया इसमें क्योंकि पूरा चैप्टर ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। सो प्यारे बच्चों, ये थे माइंड मैप। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड, ठीक है। माइंड मैप का और बड़ा वर्जन भी मैं दूंगी, पर ये शॉर्टेस्ट फॉर्म था, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज का। आई होप समझ में आया। कॉमेंट जरूर करना, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो आपको सब मिलेगा यहाँ, और नहीं हो सीरियस तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो 70 आउट ऑफ 70, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो 70 आउट ऑफ 70, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में 70 आउट ऑफ 70 लिखो, ठीक है। और वीडियो के नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक दी है जिसमें मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।